सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। पर कुछ भाई यूं सोच के अगर पछताना तो है ही तो क्यों ना लड्डू खा के पछता लें, तो वो लड्डू खा लेते हैं भाई। तो आज मैं जिस शादी के लड्डू की बात करूंगा, अगर वो लड्डू आपने खा लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन बड़ी ससुराल के रजिस्टर में दर्ज होना तय है। यानी कि आपका नाम बड़ी ससुराल के रजिस्टर में जरूर लिखा जाएगा भाई। और बड़ी ससुराल कौन सी? मतलब वो वाली, मतलब जेल। तो दोस्तों, ये ऐसी कौन सी शादी है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, आज मैं जिस शादी के बारे में आपको बताऊंगा उस शादी का नाम है प्रेम विवाह, यानी कि लव मैरिज। सारी लव मैरिज नहीं दोस्तों, सिर्फ वो लव मैरिज जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से कम है, यानी कि जिसमें लड़की नाबालिग है। तो दोस्तों, वैसे तो भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सके, प्रेम विवाह कर सके। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में एक कंडीशन लगा दी है, एक शर्त रख दी है। और शर्त क्या है कि अगर आप मेल हैं, यानी आप युवक हैं, लड़के हैं, तो आपकी उम्र 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए जब आप शादी करते हो, या फिर 21 साल से ज़्यादा। और आप फीमेल हैं, महिला हैं, लड़की हैं, तो आपकी उम्र शादी के टाइम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में ये तो स्पष्ट कर दिया कि आपकी उम्र, एज कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया इस सेक्शन में, इस एक्ट में ये स्पष्ट कहीं नहीं है कि उस एज को प्रूव करने के लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए। यानी कि आप 21 साल के हैं, अगर आप मेल हैं और आप फीमेल हैं तो आप 18 साल के हैं। ये ऑथेंटिक करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये कोई भी ऐसी कोई भी बात इस एक्ट में स्पष्ट नहीं है दोस्तों। तो ये इसके बारे में और आगे बताऊंगा आपको। ये अगर स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए लव मैरिज में आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बने रहिए इसमें, वीडियो में लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। मान लो आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया और किसी लड़की ने आपको पसंद कर लिया, और अब आप दोनों करना चाहते हो शादी, यानी कि लव मैरिज। लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए कर देते हैं मना। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी आर्य समाज मंदिर में कर लेते हैं शादी। और जब आपने शादी करी उस समय लड़की की एज को प्रूव करने के लिए आपने कोई भी आधार कार्ड की कॉपी या फिर किसी वोटर आई कार्ड की कॉपी जिसमें कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, और साथ में एक एफिडेविट कि ये जो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड में जो उम्र लिखी है लड़की की वो एकदम सही है और लड़की 18 साल से ऊपर हो चुकी है। अब चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये स्पष्ट है ही नहीं कि एज को प्रूव करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, तो आर्य समाज मंदिर आपके इसी आधार कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड में जो उम्र लिखी है उसी को आधार बनाकर आपकी मैरिज कंप्लीट करा देंगे और आपको एक शादी का मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और इसके बाद आप हो जाते हो जी लीगल पति और पत्नी। और यह मान लो कि आपने इस शादी का लड्डू अब खा ही लिया, और जैसे ही आपने इस शादी के लड्डू को खाया, अब आप पड़ने वाले हैं भारी मुसीबत में। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने एज प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड की कॉपी या वोटर आई कार्ड की कॉपी आर्य समाज मंदिर में सबमिट कराई है, और उनके ऊपर जो लड़की की एज लिखी है वो एज सही है या नहीं है, ये लड़की के घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। और अब अगर लड़की के घर वाले ये दावा करते हैं कि ये जो आधार कार्ड पर या वोटर आई कार्ड पर उम्र जो लड़की की लिखी है वो सही नहीं है और लड़की अभी 18 साल की नहीं हुई है, यानी कि लड़की नाबालिग है, तो दोस्तों लड़की के परिवार वाले आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और इस मुकदमे का आधार क्या होगा दोस्तों, ये मैं आपको 3 सिचुएशन में समझाता हूँ। एक तो लड़की पढ़ी लिखी है। पहली सिचुएशन तो ये कि लड़की पढ़ी लिखी है और उसका कोई भी स्कूल सर्टिफिकेट है जिस पर कि उसकी उम्र लिखी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो परिवार वाले वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाकर थाने में सबमिट करा देंगे। और या फिर अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो लड़की की कोई भी जन्म पत्री, यानी कि जब वो पैदा हुई थी तो कॉरपोरेशन से जो जन्म पत्री इशू होती है उस पर उम्र लिखी होगी, तो
वो पुलिस स्टेशन में सबमिट करा देंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। मान लो लड़की कम पढ़ी लिखी है और 2, 4, 5 क्लास स्कूल में गई है और अभी तक लड़की के परिवार वालों ने कभी स्कूल से कोई भी टीसी वगैरह यानी कि स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया है। लेकिन अब इस सिचुएशन में परिवार वाले उस स्कूल में, जिस स्कूल में लड़की पढ़ी थी, उसमें जाकर स्कूल से उसका टीसी निकलवा लेंगे, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह निकलवा कर उस पर जो एज लिखी है एज प्रूफ पुलिस स्टेशन में सबमिट करा देंगे और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा दोस्तों। और अब करते हैं तीसरी सिचुएशन की बात, यानी कि अगर लड़की अनपढ़ है तो दोस्तों लड़की के माँ बाप ने जो उम्र लड़की की बता दी, यानी कि लड़की का कोई स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है और ना ही कोई जन्म पत्री है, तो उस सिचुएशन में जो लड़की के माँ बाप ने लड़की की उम्र बता दी, पुलिस उसी को आधार मानकर और मुकदमा दर्ज कर देगी दोस्तों। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहीं स्पष्ट ही नहीं किया कि एज को प्रूव करने के लिए कौन से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होता है, और आपने जब हिंदू मैरिज एक्ट का कोई नियम तोड़ा ही नहीं है, तो फिर एज को प्रूफ करने के लिए कौन से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और आपने कौन से कानून का कौन सा नियम तोड़ा है? तो दोस्तों वो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के सेक्शन 94 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की एज को निर्धारित करने के लिए उस व्यक्ति का स्कूल सर्टिफिकेट एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाएगा, यानी कि सबसे पहला सबूत उसका स्कूल सर्टिफिकेट माना जाएगा, जिस स्कूल सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। और अगर उस व्यक्ति के पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में एमसीडी या फिर कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया जन्म प्रमाण पत्र उसका एज प्रूफ माना जाएगा। और अगर ना तो स्कूल सर्टिफिकेट है और ना ही एमसीडी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है, तो इन दोनों ही की एब्सेंस में फिर पुलिस उस व्यक्ति का एक ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि एक मेडिकल जांच कराएगी और उस जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट में डॉक्टर उसकी एज लिख कर देंगे तो उसी के आधार पर उसकी एज को माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब पुलिस इसी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के आधार पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपके ऊपर 2 एक्ट यानी कि 2 कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पहला सेक्शन 366A यानी कि 366A आईपीसी के तहत, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी कोर्ट आपके ऊपर लगा सकती है दोस्तों। और दूसरा पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 दोस्तों, इसके सेक्शन 4 के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 4 के अंडर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा दोस्तों। और इस सेक्शन में मैक्सिमम 7 साल की आपको कोर्ट सजा सुना सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको कितने दिन जेल के अंदर रहना पड़ सकता है और कितने दिन आप जेल से बाहर आओगे, ये सब कोर्ट तय करेगी दोस्तों। तो ऐसे किसी भी केस में, जैसे केस का जिक्र मैंने अभी इस वीडियो में किया है, पुलिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 के सेक्शन 94 के आधार पर केस दर्ज कर लेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी शादी के लड्डू को खाने से जरूर अपने आप को बचाएंगे और अपने दोस्तों को भी बचाएंगे। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जानकारी इस विषय में दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तो बने रहिए अगली वीडियो तक मेरे साथ। नमस्कार।